हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और नेट की तैयारी अच्छा से कर रहे होंगे। हम लोग यूजीसी नेट कॉमर्स का प्रीवियस पेपर देख रहे हैं और डिफरेंट ईयर्स के प्रीवियस पेपर हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग को देखना है नेक्स्ट, जैसे कि आप देखे होंगे थंबनेल से भी, सेकेंड पार्ट है दिसंबर 2018 का। 49 क्वेश्चन तक हम लोग पहले देख चुके हैं। रेस्ट ऑफ 51 क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो क्लास में बने रहिए। निश्चित रूप से आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तैयारी में लगे रहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ओके, उसी की कंट्रीब्यूशन देने के लिए मैं भी सहयोग कर रहा हूं ताकि आप लोग सक्सेस हो और आगे बढ़ें। ओके, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे विदाउट कोई और डिस्कशन। जब पॉइंट आएगा वहाँ पर किया जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन। A firm has inventory turnover 3, cost of goods sold 2,70,000. With better inventory management, the inventory turnover increased 5. यहाँ बताया जा रहा है कि पहले 3 इन्वेंट्री टर्नओवर था, 2,70,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, लेकिन बहुत अच्छा कंपनी चली, इसके कारण से क्या हो गया कि इंक्रीज होकर 5 हो गया। अब ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे इन्वेंट्री कितनी घटी। ओके, क्योंकि देखिए ये बेसिकली कैलकुलेट क्या करता है, कैलकुलेट ये करता है कि कितना कम इन्वेंट्री रख करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, इसी कैलकुलेशन है ये। तो चलिए यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ओके, अब देखिए यहाँ पे स्टॉक इन्वेंट्री टर्नओवर दिया ही है। ओके, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया है, 2,70,000, राइट। डिवाइड कर दें, एवरेज स्टॉक कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज स्टॉक, देखिए एवरेज स्टॉक कैलकुलेट, तो अब यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। तो मान लीजिए कि एवरेज स्टॉक यहाँ आ गया। ओके, 2,70,000 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा 90,000। ओके, ये तो एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन अब 5 लेकर के करते हैं। ओके, अब इसमें से 2,70,000 में क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा, 5 और 4, 54,000। अब देखिए जो इसमें से माइनस कर दीजिए। ओके, तो कितना आ जाएगा, 6 और 3, 36,000। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही इन्वेंट्री कम होगी। ओके, तो यहाँ डिक्रीज इन्वेंट्री 36,000, राइट। तो आप इसे कर सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following is not the basic function of WTO? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक फंक्शन क्या नहीं है? टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशन ऑफ ट्रेड अग्रीमेंट, सही बात है। उसको इम्प्लीमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, कार्यान्वयन करना, ये काम है। टू सेटल डिफरेंस एंड डिस्प्यूट एमंग द मेंबर कंट्रीज, ये भी मतलब कि देखा जा रहा है कि जो डिस्प्यूट है मेंबर कंट्री के बीच, उसमें डिफरेंस सेटल करना है। टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो बैलेंस ग्रोथ मतलब कि सुविधा देना है एक्सपेंशन करने के लिए, बैलेंस संतुलन करने के लिए ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को। टू कैरी आउट पीरियड रिव्यू ऑफ द ट्रेड पॉलिसीज इट मेंबर कंट्रीज, तो मेंबर कंट्री यहाँ पर देखिए क्या ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए ये नहीं बना हुआ है। बैलेंस हो रहा है कि इम्बैलेंस हो रहा है, ये सब के लिए नहीं है। WTO का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किस प्रकार से विदाउट एनी बैरियर्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स का फ्लो हो, ये दिखाया जाता है। इसलिए ये सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? टैक्स शील्ड एंड डिप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट इन इंपॉर्टेंट वेरिएबल बोथ लेसर एंड लेसी, सही है। लीज ट्रांजेक्शन इन इंडिया गवर्न्ड बाय द लीज अकाउंट, नहीं, ये किससे होता है, माइनर मिनरल्स
एंड सॉरी माइनिंग एंड मिनरल्स, माइनिंग एंड मिनरल्स एक के अंतर्गत। ये कब है? ए लेसिस शुड एवेलुएट द लेस ऑप्शन अगेंस्ट द बाइंग ऑप्शन, ये भी सही है। एज पर 19 फाइनेंशियल लेस बैलेंस शीट ऑफ लेसियन एसेट्स, तो ये सही है। तो ये आपका तीसरा गलत हो जाएगा एक, बस, और सही है, राइट। नेक्स्ट, मर्जर ऑफ टू कंपनीज अंडर द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन वेफर सुपरविजन इज नोन एज न्यूगेशियबल मर्जर। ये किस प्रकार का मर्जर कहा जाएगा? यहाँ पूछा जा रहा है कि बोर्ड इसके अंतर्गत यदि किया जा रहा है तो न्यूगेशियबल मर्जर, ऑफर ऑफ शेयर, रेवेन्यू, अरेंज्ड मैरिज मर्जर, ओके, अरेंज मैरिज, सॉरी, अरेंज्ड मर्जर, ओके, इसको कहा जाता है क्योंकि व्यवस्थित रूप से हो रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत चीज़ें हो रही हैं बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के द्वारा। ऑन फुलफिलिंग क्रिएशन कंडीशन फॉर सर्टेन कंडीशन सेटअप इन स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA द इनकम टैक्स एक्ट इज अलाउड। कितने ईयर के? 15 ईयर्स के लिए, ओके, 15 ईयर्स के लिए यदि आप प्रॉफिट अर्न करते हैं तो छूट होती है, यही पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट पार्ट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन मीन्स कि बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन, मैन की क्या कैरेक्टर है उसी से हम दिखाता है, जैसे इनिशिएटिव, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक, लोकेशन, जजमेंट। देखिए जजमेंट भी व्यक्ति का निर्णय कैसा कर पाता है, इमोशनल उसका मानसिक रूप से कैसा है, इनिशिएटिव पहले लेने की क्षमता है कि नहीं, लेकिन लोकेशन से कोई मतलब नहीं है, स्थान का, ओके, स्थान का कोई प्रभाव नहीं है, ये व्यक्ति से मतलब थोड़ा ही है, जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन मीन्स व्यक्ति से रिलेटेड चीज़ है, राइट। फॉर द, ये क्या है, रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस इन द कंट्री चूज द करेक्ट कोड ऑफ सेटलमेंट या इनकरेक्ट, ओके। देखिए यहाँ पर क्या है, मस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय पब्लिक मोनोपोलीज which generally suffer with severe problem like lack of accountability, low productivity, poor financial performance and over employment। तो यह पूछा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय पब्लिक मोनोपोलीज। तो ये गलत है, क्यों है? क्योंकि मोस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विस प्राइवेट के द्वारा भी प्रोवाइड की जा रही हैं, राइट, जो कि अकाउंटेबिलिटी है, लो प्रोडक्टिविटी है, पुअर फाइनेंशियल सर्विसेज, ये तो है ही सही। नेक्स्ट है, देयर इज ए नीड नाउ इंड्यूस मोर प्राइवेट सेक्टर investment and participation in provisions of social overheads, if any encourage better risk sharing, accountability, monitoring and management infrastructure। there is a need to now induce करने की आवश्यकता है कि और ज़्यादा दिया जाए प्राइवेट वालों को, ताकि और अच्छा से काम करें, और इस पर देखिए गवर्नमेंट काम भी कर रही है, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा चल रहा है, इसलिए ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, एन ऑप्शन which give the holder, देखिए ऑप्शन डेरिवेटिव मार्केटिंग चल रहा है, इसमें डेरिवेटिव ट्रेडिंग, होल्डर द प्रिविलेज सेलिंग, देखिए ऑप्शन और सेलिंग आ गया, तो क्या दिमाग में तुम्हें जाना चाहिए कि ये बात हो रही है पुट के लिए, ओके, पुट ऑप्शन के लिए, क्योंकि मैं बताया था सेल्स के लिए पुट होता है और परचेज के लिए कॉल होता है, भूल जाइए तो बस कुछ मत याद रखिए, इसके परचेज में क्या होता है, क्रय, ओके, सी से क्रय समझिए, ओके, तब भूलेंगे नहीं, मैं तो ऐसे ही याद किया हूँ, कॉल क्रय, कॉल ऑप्शन मीन्स कॉल करना, जैसे आप किसी, अब ये भी भूल जाएंगे तो याद रखिए कि किसी फ़ोन से आप मांग रहे हैं कॉल करके कि हमको ये वस्तु दो, ओके, क्योंकि फ़ोन इसलिए करते हैं ना, कुछ काम होता है तो परचेज करने के लिए कर रहे हैं, सेल करने के लिए नहीं, ओके, तो क्रय के लिए, राइट। अब देखिए नेक्स्ट, पार्टी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सम स्टॉक स्टेट और बिफोर प्रीडिटरमाइंड डेट इज नोन एज कॉल ऑप्शन, ये गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पुट, ओके, क्योंकि सेलिंग के लिए यूज हो रहा है, राइट। नेक्स्ट, इन एन ऑप्शन होल्डर दैट प्रिविलेज परचेज फ्रॉम अदर प्रॉपर्टी पार्टी ऑफ फिक्स्ड अमाउंट सम स्टॉक स्टेटेड प्राइस बिफोर प्रीडिटरमाइंड डेट इज नोन एज, ये इनवर्स है, यहाँ पे पुट होना चाहिए था, यहाँ पे कॉल होना चाहिए था, इसलिए दोनों गलत है, ओके। तो यहाँ पर इनकरेक्ट, बोथ इनकरेक्ट, राइट, दोनों गलत है, बस ध्यान रखिएगा, उसको समझना है तो यहाँ पर पुट रख लीजिएगा, यहाँ पर कॉल कर लीजिएगा, राइट, तो समझ में आ जाएगा। और ध्यान रखिए, कॉल मिस परचेज, कॉल मिस क्रय, एक लाइन, तो आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट है,
सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स आवर कंट्री डू नॉट कंप्राइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग? एक्सप्लॉइटिंग द नॉलेज बेस्ड ग्लोबल इकोनॉमी, क्लीन इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, ग्रोइंग इंडियन ट्रांसलेशन ऑफ प्रोफेशन। सब कुछ मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट, बट पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स आर नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट। हालांकि इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा लिया गया था, लेकिन इसको विड्रा कर लिया गया था, राइट। जानते हो उसी के लिए सरकार गिर गई थी, ओके। लेकिन वो जरूरी था, बस जो पॉलिसी मेकिंग थी वो थोड़ी गड़बड़ थी, नहीं तो बहुत जरूरी था। अब सोचिए 1989 में चाइना ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, तब जाके ये हाल है। अगर ना करता तो क्या होता? क्योंकि देखिए चाइना और हम लोग इंडिया की तुलना करते हैं ना, तो अभी मैं 10 सेकंड के लिए कुछ बताते हैं। चाइना और इंडिया, आप तुलना तो इस बात की करते हैं, राइट, कि चाइना है बड़ा, आगे कौन बड़ा है, लेकिन कभी आप ये नहीं तुलना करते हैं ना कि इसका एरिया कितना बड़ा है और इसका एरिया कितना बड़ा है, राइट। अब ये समझिए कि रूस, कनाडा, अमेरिका छोड़ दीजिए, उसके बाद चाइना का ही स्थान है और हमारा 7वां स्थान पर है। सोचिए, वो चौथे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, हम 7वें स्थान पर है, तो अंतर नहीं है। हमारे पास लेंथ कम है ना एरिया की, तब भी हम जनसंख्या की बराबरी कर रहे हैं, एक्सेस पहुंच रहे हैं, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर इससे ज़्यादा हमारी, जैसे रसिया हमारी, इतना हमारा कंट्री का लेंथ होता, एरिया होता, तो कोई दिक्कत ना होती, लेकिन एरिया कम हमारे यहाँ है। इसलिए चाइना से तुलना करते समय इस बात को ध्यान रखिए कि दोनों में अंतर है। अब बस पॉपुलेशन से लोग तुलना करके सोचते हैं कि चाइना से कभी कम चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं। अरे कभी एरिया भी मिला लीजिए, एरिया कितना उसकी है, तो यहाँ मेजर हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज ए पार्टिकुलर एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्स बोथ लेस देन मोर देन फ्रीक्वेंसी कर्व ड्राइन। तो ये क्या है? ये मीडियन के लिए होता है, राइट। लेस देन मोर देन, मीडियन जो होता है ना, इधर कितना कम है, इस साइड कितना कम है, तो जो आता है बीच में उसको मीडियन कहा जाता है। और इससे भी नहीं तो ऑर्गाइव कर्व इसी के लिए खींचा जाता है, ओके। ऑर्गाइव ऐसे ऐसे, ये जो है एक्स पे कहा जा रहा है, इसी को कहा जा रहा है मीडियन, राइट। ये इससे कम कितना है, इससे ज़्यादा कितना है, ये इससे कम कितना है, इससे ज़्यादा क्या है, जो आएगा यही मीडियन है, उसी की बात की जा रही है, राइट। नेक्स्ट है मैच कराना है जॉब कॉन्टेक्स्ट, जॉब रिलेटेड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, वर्क एक्टिविटीज, वर्क परफॉर्मेंस। देखिए सेकेंड, फोर्थ, 1 और 3rd, ओके। तो इस प्रकार से, जैसे जॉब कॉन्टेक्स्ट किसके लिए है? वर्क शेड्यूल के लिए। जॉब रिलेटेड टेंजिबल इसके लिए। वर्क एक्टिविटीज प्रोसीजर यूज, वर्क परफॉर्मेंस है वर्क स्टैंडर्ड, राइट। तो इस तरह से आप सही कर सकते हैं, राइट। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द इंटरनल फैक्टर ऑफ प्राइसिंग डिसीजन? कौन से इंटरनल प्राइसिंग जब आप कर रहे होते हैं, आंतरिक रूप से प्राइसिंग डिसीजन ले रहे हैं, कंपनी मान लीजिए ले रही है, तो क्या ध्यान नहीं रखता है या क्या गलत है? कंज्यूमर बिहेवियर ऑफ गोविंग प्रोडक्ट, सही बात है, कंज्यूमर के बिहेवियर को ध्यान में रखा जाएगा, कितना प्राइस दे सकता है। पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट साइकिल, हमारा प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट साइकिल में है, पीएलसी के, जैसे इंट्रोडक्शन स्टेज में है, ग्रोथ स्टेज में है, मैच्योरिटी में है, डिक्लाइन स्टेज में है। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कंपनी पास्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन कितना है पास्ट प्राइसिंग से, तो ये कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन नहीं है, राइट। और प्राइस इलास्टिसिटी एज पर सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस की इलास्टिसिटी सेल्स प्रोडक्ट की कितनी है, ये सब ध्यान रखा जाएगा, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन ध्यान में नहीं रखा जाता है, राइट। नेक्स्ट है, अच्छा एक करेक्शन करना है, अभी याद आ गया, जो मिनरल्स एक्ट बताया था, माइनिंग, ओके, एंड मिनरल्स एक्ट 1957 में है, राइट, 57, उसको जो मैं 88 बताया था, तो इसको कर लेना है 1957, ओके। हु एमंग द फॉलोइंग नॉट ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ द सार्क, तो ये क्या है? कनाडा नहीं है, राइट। अभी ईरान, चाइना, यूएसए सब है, कनाडा नहीं है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा नॉर्मल एजम्पशंस नहीं है नॉर्मल एनपीसी का? यूनिक मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन सही है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द सोल पार्टनर
पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ये भी सही है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन सही है, इक्वलिटी ऑफ सेंट्रल वैल्यूज ये नहीं है, ये निश्चित नहीं है, एकदम इक्वल होना चाहिए कि तीनों मीन मीडियन मोड बराबर हो, राइट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन गलत है। डिप्रेशन इज ए सोर्स ऑफ फंड, क्या डिप्रेशन सोर्स ऑफ फंड का है। एनी ट्रांजेक्शन दैट इंक्रीज वर्किंग कैपिटल सोर्स ऑफ फंड, सही है। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एडेड नेट प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, तो प्रॉफिट अर्न जो भी होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से भी, जैसे मान लो डिविडेंड मिल गया कहीं से तो भी वो ईड होता है, इसी की बात की जा रही है। नेक्स्ट मेजर सोर्स वर्किंग कैपिटल द लॉन्ग रन प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, तो निश्चित रूप से प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन सबसे मेजर है जो हर साल होता रहेगा, ये नहीं है डिप्रिसिएशन, राइट, सोर्स ऑफ फंड नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, बिहेवियर रिफरेंट, फोकस ऑफ अटेंशन ऑफ इंटरवेंशन, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग, जॉब कैटेगरी एंड ग्रेडेड, तो यहाँ पर क्या है वाइड रेंज, कल्चर, स्ट्रक्चरल, पर्सनल स्ट्रेटजी, तो ये किससे रिलेटेड है, ये है अटेंशन ऑफ इंटरवेंशन, ओके। नेक्स्ट है मैनेज क्लाइमेट एंड कल्चर, क्लाइमेट एंड कल्चर किससे है, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग, क्लाइमेट एंड कल्चर क्या है, ये सब चीज़ें। फ्यू किससे रिलेटेड हो जाएगा, कुछ लोग, जॉब कैटेगरी ग्रेड से, और लास्ट में बिहेवियरल रिफरेंट, वैल्यू ऑफ मिशन, ये क्या है बिहेवियरल रिफरेंट है, तो इस तरह से आप सही कर लेंगे। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सेबी हैज बीन कंस्टिट्यूट अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, नहीं, गलत है। सेबी कंस्टिट्यूट एमंग्स द डायरेक्टर वेरियस स्टॉक एक्सचेंज, नो। द पर्पज ऑफ इशूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स रेगुलेशन सेबी इज बीइंग मॉनेटरी अगेंस्ट इन्वेस्टर्स, मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सेबी इसलिए करती है ताकि जो इन्वेस्टर उनको पैसा मिले, ये भी काम नहीं है इसका, क्योंकि सेबी का मेन क्या है रेगुलेट करना। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव सेटिंग सेबी इज प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, तो ये क्या करता है केवल इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है ओनली, राइट। स्टेटमेंट ये सर स्टेटमेंट है, क्वेश्चन when the two securities return perfectly positively correlated, the risk of their portfolio is just a weighted average of the individual risk of security. In such case, diversification does not provide risk reduction but only risk average. यहाँ पर सिंपल सा क्रक्स पॉइंट इसका ये है कि जब मान लीजिए कि टाटा के शेयर लिए हैं, ओके, मान लीजिए TCS का ही लिए हैं शेयर, टाटा का TCS, टाटा का कंसल्टेंसी सर्विस का, और फिर उसी के लिए लिए, तो क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि 100 रुपये के लिए थे, ये 80 रुपये के लिए लिए, तो बेसिकली अब क्या कर रहे हैं 90 रुपये में एवरेज कर रहे हैं कि नहीं, रिस्क रिड्यूस नहीं कम हो रहा है, रिस्क एवरेज कर रहे हैं, ओके, बस इसी की बात की जा रही है। फर्स्ट में सही है क्योंकि पॉजिटिवली के साथ ऐसा ही होता है, और निगेटिवली जो मैं बताया था, निगेटिव में क्या होता है रिस्क कम होता है। नेक्स्ट देखिए टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो टू सिक्योरिटीज कंप्लीट एलिमिनेटेड में दे रिटर्न परफेक्टली निगेटिव, निगेटिव मीन्स कि एक मान लीजिए कि डेप्ट से रिलेटेड है, एक इक्विटी रिटर्न से रिलेटेड है, या मान लीजिए कोई एक पेट्रोलियम से रिलेटेड कंपनी है, एक बैंक से रिलेटेड कंपनी है, तो निगेटिव हो गई ना। निगेटिव में क्या होता है इन द पोर्टफोलियो इन्वर्सली रिलेटेड द रिलेटिव इंडिविजुअल रिस्क एंड सिक्योरिटीज, रिस्क कम हो जाता है, ओके। तो ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव के साथ रिस्क एवरेज होता है, और निगेटिव सिक्योरिटीज को लेंगे कि इसको नहीं दूसरी नेचर की सिक्योरिटीज लेंगे, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट के लिए या प्राइवेट के लिए, दोनों अलग अलग नेचर की हो गई ना, तो उस नेचर में आप रिस्क को कम करते हैं, ओके। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेथड प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट, कैश बजट प्रिपरेशन करने की कौन सी मेथड नहीं है। प्रोफार्मा बैलेंस शीट मेथड, एडजस्ट नेट इनकम मेथड, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, कैश साइकिल मेथड, ये कोई मेथड नहीं होता है, ओके। तो दो तरीके से प्रोफार्मा बैलेंस करते हैं, एडजस्ट नेट इनकम करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट करते हैं, ये तीन तरीके से होता भी है, तो इसलिए इसको ध्यान रखा रहिए। नेक्स्ट है बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कौन सी होती हैं, एनपीए की। एनपीए क्या होता है जो 90 डेज में, ओके, 90 डेज में आपको कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट बैंक को नहीं मिलता है,
तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। उसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट्स। ओके, ये कितना होता है, जब 12 महीने तक ना मिले, ये लगभग 3 ईयर्स तक, और ये 3 ईयर्स के बाद तक लॉस एसेट्स। ओके, मतलब 12 महीने तक ये ना मिलेगा तो समझ लेना है कि सब स्टैंडर्ड एसेट्स हो गया, उसको डाउटफुल एसेट्स, उसका लॉस एसेट्स। 3 साल बाद वो लॉस एसेट्स चला जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट है, ये आ गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या है, डिस्क्लोजर दिया गया है। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जानते हैं कि कैश वाला है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग, ये कैश फ्लो हो गया 3 में, लीज एंड ये होगा 19 में, और अकाउंटिंग फिक्स्ड एसेट 10 में। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, राइट। ये तो याद ही होगा आप लोगों को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं याद होगा तो उसको लिख के रट लीजिए, सब एक बार लिख लीजिए और उसको एक दो बार पढ़ते रहिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिकेट द पॉपुलर रूट ऑफ प्राइवेटाइजेशन अडॉप्ट बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया इन रिसेंट, क्रॉस होल्डिंग, स्पॉन्टेनियस प्राइवेटाइजेशन, स्ट्रेटेजिक सेल, मैनेजमेंट एम्प्लॉय। इसका है स्ट्रेटेजिक सेल है, रणनीति के अनुसार सेल कर रही है, कोई ऐसा नहीं है कि इस तरह से सेल करेंगे, कैसे सेल करेंगे, उसके मैंने क्या है स्ट्रेटेजी के अनुसार, क्या हमारा किसको सेल करना है, किसको नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट है, फॉरेक्स स्पॉट इज एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाई ऑन करेंसी अगेंस्ट सेलिंग अनदर करेंसी एट एग्रीड प्राइस सेटलमेंट ऑन द स्पॉट डेट। तो सही बात है कि फॉरेक्स एक्सचेंज में स्पॉट हम लोग क्या करते हैं, टू पार्टी बाई करेंसी अगेंस्ट सेलिंग अनदर करेंसी, दूसरे करेंसी में स्पॉट डेट पे, एक निश्चित डेट पे, आज या कल, स्पॉट डेट में जहाँ पे जिस दिन ट्रांजेक्शन हो रहा होगा। द डेट मैच्योरिटी ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन 2 बिजनेस। सही बात है, डे इन द फ्यूचर। तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट 2 टाइप से होंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, नॉन स्टैंडर्डाइज होता है। ओके, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज होता है। तो ये 2 डेज से होना चाहिए, दोनों सही है। ओके, नेक्स्ट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। पूछा जा रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी कंट्री में कैसे आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये सब है। ओके, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। यहाँ पे राइवल फर्म, प्रतिस्पर्धी, टेक्नोलॉजी, इंप्रूविंग क्वालिटी, इथिक्स इन बिजनेस। देखिए इंप्रूविंग क्वालिटी, देखिए क्वेश्चन आ चुका है, इंप्रूविंग क्वालिटी क्या है, ये है ग्लोबलाइज्ड, राइट, ये ग्लोबलाइज्ड के लिए होता है। रिवाइवल, इंटरनल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी एक्सटर्नल, और इथिक्स एंड सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, बिजनेस एथिक्स, राइट। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा ये आया हुआ है। नेक्स्ट, मैच करानी है, ये तो इजी है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगना। विलियम की जेड थ्योरी है, डगलस मैकग्रे की एक्स वाई थ्योरी, फ्रेडरिक हर्जबर्ग की हाइजीन थ्योरी, एच मैस्लो की नीड हायर की थ्योरी। ओके, तो एल मैडजूम की जेड थ्योरी, डगलस मैकग्रेगर की एक्स थ्योरी, फ्रेडरिक हर्जबर्ग की हाइजीन थ्योरी, एच मैस्लो की नीड हायर की थ्योरी। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कैपिटल प्रॉफिट कैन नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। यहाँ बताया जा रहा है कि कैपिटल प्रॉफिट जो होता है क्या कभी डिविडेंड नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड देयरफॉर डू नॉट अफेक्ट द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म। क्या लिक्विडिटी पोजीशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डिक्लेयर डिविडेंड किया जाता है। एवरी कंपनी शुड फॉलो द पॉलिसी ऑफ द लॉ डिविडेंड। क्या सभी कंपनी लॉ डिविडेंड फॉलो करती हैं कि सब लोग कम ही डिविडेंड देंगी। वाल्टर मॉडल सजेस्ट दैट इन डिविडेंड पे आउट डज नॉट अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। नहीं, मार्केट प्राइस ये क्या है, कौन सा शेयर है, ये एमएम अप्रोच है। ओके, यदि यहाँ पर लिखा था एमएम अप्रोच मॉडल सजेस्ट दैट द डिविडेंड पे अमाउंट डज नॉट अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, तो सही हो जाता है एमएम अप्रोच। ओके, यहाँ पर क्या है, कोई भी सब, मतलब कि क्या है, सब फॉल्स है, 1 2 3 4 सब, कोई जगह सही नहीं है। और यहाँ क्यों सही नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ जान लीजिए किससे डिविडेंड दिया जाता है, यहाँ कुछ बताने वाली चीज़ है। डिविडेंड किससे किससे दिया जा सकता है, देखिए 4 तरीके से डिविडेंड देंगे। एक, करेंट प्रॉफिट, करेंट मीन्स करंट ईयर की प्रॉफिट,
प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट में बचा के कोई रखे हैं एप्रिसिएशन करके पिछले साल का 10 साल से प्रॉफिट, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई गवर्नमेंट मान लीजिए कि सब्सिडी कुछ मॉनेटरी कुछ दे दी, उससे भी कर सकते हैं, और नहीं तो कैपिटल से प्रॉफिट से, ओके, कैपिटल प्रॉफिट से भी आप कर सकते हैं। ये 4 तरीके से डिफरेंट डिसीजन हो सकता है कि आप जो इस साल प्रॉफिट हुआ उससे दीजिए, पिछले साल बचा उचा के रखे हैं उससे दीजिए, जिसमें होता है कि डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड, ओके, उसके लिए ये डिविडेंड की यूटिलाइज करने के लिए हर साल डिविडेंड प्रोविजन किया जाता है, प्रोविजन ऑफ डिविडेंड, इसके लिए यूज होगा। गवर्नमेंट कोई डोनेशन दे दिया उससे कर सकते हैं, ये कैपिटल प्रॉफिट से, राइट। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना कि इसमें कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है, उसके आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग आइटम लिस्ट 1 लिस्ट 2, राइट। यहाँ पर क्या है, मोबाइल डिफेंस, कंट्रैक्शन, पोजीशन ऑफ डिफेंस, ऑक्युपाइंग द मोस्ट डिजायरेबल पोजीशन इन कंज्यूमर माइंड्स मेक द ब्रांड ऑलमोस्ट इम्प्रेंजिबली। ये क्या है, पोजीशन है, राइट। यहाँ पोजीशन है ना, पोजीशन ऑफ कंज्यूमर, तो आप पोजीशन से आप समझ लीजिएगा, ओके, तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन को। द लीडर स्टेट इट्स डोमेन ओवर न्यू टेरिटरी थ्रू मार्केट ब्रॉडिंग एंड मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, ये क्या है, मोबाइल डिफेंस। और लार्ज कंपनीज गिव अप वीकर मार्केट एंड रीअसाइन रिसोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग वंस, यह है कॉन्ट्रैक्शन डिफेंस, ओके। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कंसिडर्ड अप्रूव्ड विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। कास्ट प्लस प्राइसिंग मीन्स जितना कॉस्ट आ रहा है कंपनी का प्रोडक्ट का वो, और प्लस प्रॉफिट प्लस, और कौन से डिसीजन में लिया जाता है, यह प्रोडक्ट टेलरिंग में, ओके। प्रोडक्ट टेलरिंग मीन्स कि जैसे आप चाह रहे हैं वैसा प्रोडक्ट बनेगा, तो वैसे में भी है कि कॉस्ट भी जोड़ करेंगे, प्रॉफिट भी ऐड करेंगे, सब ऐड करेंगे, ओके। पब्लिक यूटिलिटी प्राइसिंग, इसके लिए भी रिफ्यूजल प्राइसिंग नहीं होगा। रिफ्यूजल मीन्स कि रिफ्यूज हटाना या रिजेक्ट करना, उसके संबंध नहीं होता है, ओके। मोनोपोली प्राइसिंग भी कर सकते हैं सब, कास्ट प्लस प्राइसिंग, तो ये तीनों में कर सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ में। रिफ्यूजल में नहीं कर सकते हैं। रिफ्यूजल में कोई प्रोडक्ट रिफ्यूज करने की स्थिति में तो क्या आप कास्ट के बाद चाहेंगे कि प्रॉफिट बेट कर दें और प्राइस हाई हो जाए उसकी, नहीं चाहेंगे, तो इसलिए वो नहीं होता है, राइट। स्कीमिंग ई बैंकिंग इज मेथड ऑफ, ये जानते हैं डाटा चोरी के लिए होता है, तो जहाँ डाटा चोरी दिखे वही समझिए है, क्योंकि दोबारा आया हुआ है। ट्रांसफर कैश फ्रॉम अकाउंट टू अनदर, कॉम्बिनेशन डेब्ट टू क्रेडिट अकाउंट, इनिटिमेटिंग कस्टमर अबाउट हैवी विथड्रॉ, स्टीलिंग क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, चोरी, ओके, ये चोरी है, यही सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है इंसर्शन रीजन का फिर क्वेश्चन है, among all method of charging depreciation on fixed asset, diminishing balance method as the best method। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जितने डिप्रिसिएशन के मेथड हैं उस डिप्रिसिएशन के मेथड में डिमिनिशिंग बैलेंस सबसे बेस्ट है, नहीं। सिचुएशन है, जैसे मान लीजिए कि कोई माइनिंग से रिलेटेड चीज़ है तो फिक्स्ड रेट से डिप्रिसिएशन अच्छा है, कोई मशीन है तो उसको डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी चाहिए, डिमिनिशिंग डिप्रिसिएशन चाहिए, इस टाइप का, तो अलग अलग चीज़ है। यहाँ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड चार्जिंग डिप्रिसिएशन बीज परमिटेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1960 क्लेम द डिप्रिसिएशन, सही बात है। यदि आप डिमिनिशिंग के अनुसार डिप्रिसिएशन चार्ज किए हैं तो इनकम टैक्स अनुसार एक्सेप्टेबल है, राइट। नेक्स्ट, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीकल्चर इनकम अंडर टैक्स एक्ट, कौन सा एग्रीकल्चर इनकम है। देखिए एग्रीकल्चर इनकम मैं बता दूँ, हमेशा के लिए कोई क्वेश्चन आ गया मैं सोचा आज बता ही दूँ। 3 शब्द हमेशा ध्यान रखिए, क्या क्या, जुताई, बुआई और मड़ाई, या जिसको कटाई कह सकते हैं, कटाई, ये तीनों जो करेगा वही एग्रीकल्चर इनकम है। जो व्यक्ति जुताई भी खेत की करे, जो व्यक्ति बुआई भी खेत की करे, और जो व्यक्ति मड़ाई या कटाई भी करे उस फसल की, उसी के एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। यदि तीनों काम कर रहे हैं तो, अगर तीनों में से कोई एक काम गड़बड़ हुआ, जैसे मान लीजिए आपने जूता भी बुआई भी किया और फसल बेच दिए, फसल बेचे तो जो बेचा वो कटाई अब करेगा, कटाई उसके लिए नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि गेहूं बोया गया था खेत में, ओके, गेहूं बोया गया खेत में,
गेहूं की जुताई हुई, बुआई हुई, और जो ही गेहूं अब कटने वाला था तो बेच दिया, सेल हो गया, सेल हो गया। मान लीजिए वाई ने सेल परचेज कर लिया, अब वाई अगर उसको सेल करता है तो उसके लिए ये नहीं है एग्रीकल्चर इनकम, ओके, वो बिजनेस इनकम में आ जाएगा, राइट। तो इस बात ध्यान रखिए, तीनों काम होना चाहिए, कोई एक से हटना नहीं चाहिए, सब तीनों करे व्यक्ति। अब जैसे मान लीजिए कोई ट्री अपने से उगाए, ट्री पेड़ अपने से, तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने ना उसकी जुताई की है ना बुआई की है, केवल कटाई की है, ओके, इसलिए वो नहीं है। तो सबकी अलग अलग रोल है, राइट। चलिए देखते हैं, इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, देखिए जुताई बुआई का मतलब ही नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। इनकम फ्रॉम सेल रिप्टेड ट्रीज वेयर डिनाउंस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर रिप्लांटेड एंड सब्सिक्वेंटल ऑपरेशन इन द फॉरेस्ट आर कैरिड आउट। देखिए यहाँ बोला है रिप्लांटेड, मतलब रिप्लांट किया जा रहा है, दोबारा किया जा रहा है, ऑपरेशन सब्सिक्वेंटल एंड फॉरेस्ट्री कैरिड आउट, तो ये हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, यही सही है। नेक्स्ट क्या, डिविडेंड फ्रॉम ए कंपनी इंगेजिंग इन एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर में कोई डिविडेंड मिल रहा है तो भी नहीं, कंपनी कोई है, आप जैसे अडानी है, अडानी ने कंपनी से सिर्फ से अर्निंग किया और आपको डिविडेंड दे दिया, तो वो डिविडेंड आपका टैक्स फ्री नहीं होगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर, स्टोरिंग भी कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें मड़ाई जुताई नहीं आ रही है, लेकिन इसमें देखिए आ रही है, रिप्लांटेड किया जा रहा है ट्रीज को, ओके, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट देखना है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय डाई एवरी डे फैक्ट्री ड्यू टू एक्सीडेंट, सही बात है, कई हजार लोग पर डे फैक्ट्री में डेथ कर रहे हैं, ये सही है। नेक्स्ट, टू मेक एन एक्सीडेंटल फ्री प्लांट, यदि आप एक्सीडेंटल फ्री प्लांट बनाने वाले हैं तो कॉस्ट एंड डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, डिक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ओके, घटेगी नहीं। आप चाहते हैं कि एक्सीडेंट ना हो वहाँ पे, तो उसकी सेफ्टी के लिए सब कुछ करने के लिए, तो ऐसा नहीं कि उससे प्रोडक्शन घट जाएगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और ये सही है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट, द मोनोपोली इन्वॉल्व्स ए सोशल कॉस्ट मेनली ड्यू टू एम्फेसिस एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। बेसिकली क्या है कि मोनोपोली पूछा जा रहा है कि सामाजिक रूप से मोनोपोली क्यों गलत बात है, ये देखना है। चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज बाई ऑफ द सेम प्रोडक्ट, सही बात है, मोनोपोली क्या करते हैं, सभी से अलग अलग प्राइस लेते हैं। अर्निंग नेट प्रॉफिट ऑल पॉसिबल सिचुएशन, अर्निंग प्रॉफिट करते हैं, किसी भी हाल में हमको प्रॉफिट चाहिए, ये भी सही है। अटेम्प्ट टू इंस्टॉल एंट्री एट अदर फर्म्स इन द मार्केट, ओके, एंट्री को अलग फर्म से रोकते हैं, ये भी सही है। लोअर आउटपुट हायर आ कॉस्ट इन नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन, यही सही है। होता क्या है कि जो मोनोपोली होते हैं वो, जैसे ओलिगोपोली जो बताएंगे तो ओलिगोपोली में बताऊंगा कि मोनोपोली में क्या होता है ना कि 50% पे प्रोडक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आईफोन ले लीजिए, मोनोपोली है उसकी एक तरह से, अगर आईफोन चाहता तो लाखों करोड़ों बना करके उसकी प्राइस कम नहीं कर सकता था, लेकिन नहीं करेगा, ओके, उसी को बोला जा रहा है कि नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन में हायर कॉस्ट रखता है, ओके, क्योंकि 50% प्रोडक्शन ही करेगा और क्राइसिस दिखाते रहेगा कि नहीं मोबाइल नहीं। जैसे अभी देखते होंगे कोई मोबाइल आता है तो अमेजन पर आगे 2 दिन का सेल है, 1 घंटे का सेल है, नहीं तो नहीं मिलेगा, वो क्यों किया जा रहा है, अरे बनाने वाली कंपनी बैठी है, उसको बनाने दो, लेकिन वो नहीं करना है, बस दिखाना है मोनोपोली, ओके, इसलिए होता है। नहीं तो आप कभी सोचे हैं कि कोई चीज़ से कमी आ रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, देखिए अब समाप्त हो जाएगा, नहीं मिलेगा, अरे उसको बनाने दो, आज नहीं मिलेगा कल मिल जाएगा, लेकिन नहीं, मोबाइल वालों को बताना है ये बात को कि नहीं मिलेगा, आज नहीं मिला तो। नेक्स्ट है स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट है। ए लो डेब्ट इक्विटी रेशियो जनरली रिकमेंडेड फॉर ए न्यूली स्टार्टेड बिजनेस, सही बात है। लो डेब्ट मीन्स मान लीजिए कि 100 रुपया लगाया गया है, तो इसमें 70 रुपये लगा दिए इक्विटी से और 30 रुपया लोन ले लिए, 30 रुपये लोन है, ठीक है, नया कंपनी है, लोन का प्रॉफिट हो कि ना हो, लेकिन फिर भी ये देना पड़ जाएगा हमको, क्योंकि डेब्ट तो इंटरेस्ट तो हमेशा देना पड़ेगा ना, इसलिए कंपनी क्या करते हैं इक्विटी पर रखेगी, ताकि इक्विटी रहेगा, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। और 30% 30 रुपये रखेगी कि चलो 30 रुपये तो हम डेब्ट रख लेते हैं, इतना तो प्रॉफिट हो जाएगा, 30 रुपये की इंटरेस्ट दे ही ले जाएंगे, तो ये सही है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ द बिजनेस, प्रारंभिक अवस्था में डेब्ट सर्विसिंग विल प्रूव टू बी लेस बर्डनसम, तो सही बात है, जो प्रारंभिक अवस्था में
डेप्ट बर्डन कम देता है, ओके। बाद में बर्डन ज़्यादा देगा, ओके। बाद में इसको चाहेंगे ज़्यादा रख लें, इस बात को ध्यान रखें। यही पूरी कैपिटल बजटिंग है, और कभी हम लोग और डिटेल बात करेंगे, लेकिन ध्यान रख रहिएगा कि जब ग्रोथ कंपनी होती है, क्रक्स पॉइंट अगर बताना चाहूँ तो, यदि कोई ग्रोथ कंपनी है, बहुत हाई अर्निंग कर रही है, तो चाहेगी कि इसको 70% रख लें, इसको 30% कर दें, ताकि 70% फिक्स रेट से दे दें उसको इंटरेस्ट, और जितना पैसा बचता बचा लें, इन्वेस्ट करेंगे, नया कंपनी खोलेंगे, सब कुछ करेंगे, और 30% इक्विटी शेयरहोल्डर का कुछ उनको भी दे देंगे, और जो बचेगा कंपनी की रख लेगी। लेकिन इससे इन्वर्स, यदि कंपनी कोई लॉस में जा रही हो तो इक्विटी ज़्यादा रखेगा वो। क्यों? ये लॉस में जाएगा तो ये लोग लॉस सहेंगे, इस तरह से। और ये डिसीजंस आगे जब कभी और टाइम मिलेगा तो बताया जाएगा, इसमें इतना यहाँ तक रहने दीजिए, ओके। तो उसमें क्या है, दोनों सही है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन फंक्शन बेस्ड ऑन व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनपुट्स फ्रॉम फॉलोइंग। तो प्रोडक्शन फंक्शन में क्या है, सस्टेनेबिलिटी भी है, कम्प्लीमेंट्री भी है, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पेसिफिसिटी भी। ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ओके। प्रोडक्शन फंक्शन फ्लेक्सिबिलिटी के नहीं रखा जाता है। तो 1, 2 और 4 सही है, नेक्स्ट गलत है, थर्ड वाला, राइट। अच्छा, ऑप्शन नहीं बताता है तो आप लोग नहीं समझते ना। देखिए, ऑप्शन में इसलिए बताता नहीं हूँ कि ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, बस ये जानते रहिए कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो प्रोडक्शन फंक्शन में ध्यान रखिए, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखी जाती है, राइट। इस तरह से द कंपनीज हैविंग बिजनेस ए लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड ए प्रेजेंट आर कॉल्ड। क्या है, एक कंपनी है, लार्ज नंबर ऑफ कंट्री में वो प्रेजेंट है, तो ये क्या है, ग्लोबलाइज कंपनी है, ओके, ग्लोबल कंपनी, राइट। मल्टीनेशनल, ट्रांसनेशनल, ये क्या है, ट्रांजिशनल, सबसे ज़्यादा कंपनी में जो प्रोडक्शन कर रही होती है उसको क्या है, मल्टी। फिर एमएनसी सुनते होंगे, एमएनसी भी 2-4 कंट्री में होती है, सबसे लास्ट में ज़्यादा यही होती है, ग्लोबल, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ फाइनेंस हैज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए, कैपिटल कॉस्ट अगर इसके आधार पर देखा जाए तो एक इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये जो पेड करते हैं और इसको पेड नहीं करते हैं, नॉट। जैसे आपकी कोई पूंजी है और आपने बिजनेस में लगा दिया, तो उसको तो कोई पेमेंट मिलना नहीं है, तो उसको कहा जाएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट। जैसे आपके घर में बिल्डिंग था, कोई अपने घर की वस्तु, तो उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट रखा जाता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जिसको पेड करना, मजदूर, रॉ मटेरियल, कैपिटल, लोन, सब। तो यहाँ देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल देंगे ही। रिटेन अर्निंग, देखिए रिटेन अर्निंग पर नहीं जाता। जैसे हमारे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हम अपने पास रख लिए, तो हमको पेमेंट थोड़ी किसी को करना है भाई। 10 करोड़ रुपये हमको प्रॉफिट हुआ, हम नहीं देंगे किसी को, इक्विटी शेयर होल्डर को। हम 10 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करेंगे अपने कंपनी में, तो क्या होगा, इसकी कोई कॉस्ट थोड़ी आएगी, ये कॉस्ट नहीं थी, अपना कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है, इसलिए ये सही है, राइट। डिवेंचर को देना ही है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को देना ही देना है, ओके। तो ये सब पेड वाले हैं, है कि नहीं, ये सब पेड करना पड़ेगा, और इसके लिए कोई पेड नहीं है, इसलिए वो सही हो रहा है। नेक्स्ट, ए वेल चूजन मार्केटिंग चैनल मस्ट बी अलाइन टू कंपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी विथ रिस्पेक्ट टू सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। यहाँ बताया जा रहा है कि मार्केटिंग चैनल में अलाइन होता है क्या, मार्केट स्ट्रेटजी में, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, सही बात है। ये सब चीज़ें करना चाहिए कि सेगमेंट, मार्केट सेगमेंट में बांटिए, उसका टारगेट करिए, अपनी वस्तु को पोजिशन करिए, राइट। नेक्स्ट है मार्केट चैनल आर सेट interdependent organization participating in the prices of making the product available of the huge consumption के आधार पर इंटरडिपेंडेंट होती है, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर क्या है, क्लेम्स फ्रिंज बेनिफिट्स परक्यूजेट्स। देखिए, फ्रिंज बेनिफिट्स में क्या होता है, जब आप जॉब कर रहे हो तो उसी समय मिले, उसको फ्रिंज बेनिफिट कहा जाता है। वर्क करते समय, ऐसे समझिए, वर्क करते समय मतलब ऐसा नहीं जब कर रहे हैं एक्चुअल में, कर तो मान लीजिए घर पर है तभी तो कहीं ना कहीं कर रहे हैं, लेकिन उसे नहीं करते समय। परक्विजिट्स मीन्स कैश नहीं मिलेगा, फैसिलिटी है ये, फैसिलिटी। जैसे कार आपको मिल गया, डीएम साहब को कार मिल गया, ओके, डीएम साहब को कार मिल गई, ये क्या है, परक्विजिट्स है। पैसा नहीं देंगे, सुविधा दे देंगे, घर दे देंगे, बंगला दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, नौकर चाकर सब दे देंगे, लेकिन पैसा नहीं देंगे, ये परक्विजिट्स है। क्लेम जो आप क्लेम करते हैं,
अब इसको देखिए ऐसे, कंपनी कार, क्लबिंग मेंबरशिप, पेड हॉलीडेज, फर्निश्ड हाउस, तो बताया ना, घर कार बंगला मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, परक्विजिट से मिलेगा। ओके, टेलीफोन अलाउंस, इंटरनेट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, अलाउंस का क्लेम किया जाता है, ये क्या है, क्लेमिंग वाला है। अलाउंस आप क्लेम करेंगे कि नहीं हमको टेलीफोन अलाउंस चाहिए, हमको ये अलाउंस चाहिए, राइट। और कैंटीन, यूनिफॉर्म, एक्सीडेंटल रिलीफ। देखिए अब ये क्या है, वर्क करते समय है कि नहीं। देखिए कैंटीन की सुविधा कहाँ मिल रही है, जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको खाने की सुविधा चाहिए, जब आप काम कर रहे होंगे तो यूनिफॉर्म चाहिए, जैसे पुलिस वाले होते हैं उनको यूनिफॉर्म चाहिए काम करते समय। अब घर जाने के लिए थोड़ी यूनिफॉर्म मिलेगा। एक्सीडेंटल रिलीफ, मान लीजिए काम कर रहे हैं, दुर्घटना हो गई, तो ये सब क्या है, फ्रिंज बेनिफिट्स है, राइट। तो काम करते समय फ्रिंज बेनिफिट्स। और मान लीजिए कि आपसे पूछा जाता है अलावेंस, अलावेंस क्या है, इसके जगह पर, क्लेम की जगह पे अलावेंस, या क्या है, पैसा मिलता है, पैसा मिलता है। ओके, तीनों चीज़ों में बता दिया, 3 प्रकार के होते ही हैं। अलावेंस जिसमें फैसिलिटी के लिए पैसा मिलता है, जैसे मोबाइल, एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए, कार के लिए आपको पैसा मिल जाए, आप कार जो मन चाहो लीजिए, हम आपको तेल भराने के दे देंगे। ओके, तो ये कहा जाएगा अलावेंस, ट्रैफिक अलावेंस, ट्रांसपोर्ट अलावेंस। ओके, टीए जिसको कहता है। और मान लीजिए कि कहा जाए कि नहीं, कार हम देंगे, पेट्रोल हम ही डलवाएंगे, जैसे डीएम साहब लोग हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, ये लोग क्या है, अब कार तो कंपनी क्या कहते हैं कि सरकार की रहती है, तो इसमें क्या कहते हैं, उसको परक्विजिट कहा जाता है। और काम करते समय कोई प्रॉब्लम आ जाए उसके लिए फ्रिंज बेनिफिट्स, लंच की सुविधा है, कैंटीन की सुविधा है, ड्रेस व्रेस जो बताया गया है, एक्सीडेंट हो गया काम करते समय अचानक, तो क्या होगा, ये फ्रिंज बेनिफिट्स है, राइट। तो आई थिंक अब आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट, इफ द वैल्यू ऑफ B2, ये सूत्र है इसका, ये फार्मूला है, सूत्र। ओके, अब द डिस्ट्रीब्यूशन गिव द वैल्यू ऑफ द देन मोर देन 3। देखिए अब मोर देन लेस देन बता रहे हैं, उसके आगे बात करते हैं, पहले इसे समझिए। ये B2 है। ओके, यहाँ पूछा जा रहा है कि ये 3 से ज़्यादा है, क्योंकि ये इसका फार्मूला है, मान ली कैलकुलेट किया, 20 से ज़्यादा आ गया, 3 से, ये तो बताया जा रहा है। एक कंडीशन बनेगी B2 लेस देन 3, और एक कंडीशन बनेगी B2 इक्वल टू 3। हमेशा के लिए ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या होता है, ये लेप्टोक्यूरेटिक टिक होता है, ये क्या होता है, प्लेटोक्रेटिक, और ये क्या होता है, मेसोक्यूरेटिक। ओके, अब इससे समझिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स वैल्यू मोर देन, इस कर्व इज यहाँ प्लेटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए था, लेप्टोक्रेटिक, यहाँ पर ये होना चाहिए था, क्योंकि ये सिचुएशन है ना, मोर देन 3 है। ओके, यहाँ पर लेप्टोक्रेटिक होना चाहिए। अब ऐसे आगे पढ़ने के लिए बता ही दिया हम, तो ये लेस देन, मान लीजिए लेस देन हो जाता है, लेस देन तो सही हो जाता है सेंटेंस, लेस देन 3 प्लेटोक्रेटिक। ओके, बराबर हो जाए मेसोक्रेटिक। और ये किससे लिया गया है, ये कंगारू से लिया गया है। ओके, क्यूरेटिक्स जो ऐसे होता है ना, कंगारू इस टाइप का, राइट। नेक्स्ट है, इन मोनेटरली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इस देखिए सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक असमित हो गया, असममित। ओके, ध्यान रखे रहेगा, ये भूल जाते हैं लोग, तो एक हमेशा ध्यान रखना है कि ए मीन्स उसका निगेटिव कर रहा है, असली में क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक नहीं। ओके, ए आ गया समझ, निगेटिव सेंस दे रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन 1.25 टाइम्स ऑफ मीन डेविएशन, तो एसिमेट्रिक देखिए 1.25, क्योंकि सिमेट्रिक अगर यह हो जाता है, ऐसे समझिए, तो सही हो गया दोनों। अगर मान लीजिए कि ये हो जाता 1, तो गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये सिमेट्री का है, सिमेट्रिक यहाँ से ए हट जाता और एक होता तो सही हो जाता है। इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक में स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है, राइट, इस बात को ध्यान रखे रहेगा। और 0 मीन मेरे ये सब 0 होते हैं, ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है, और 1 से ज़्यादा है, ए से एसिमेट्रिक है, 1 से कम भी हो एसिमेट्रिक है। अगर मान लीजिए कि माइनस आया था, -1.25 दे देता तो भी एसिमेट्रिक हो जाता है, मीन्स 1 नहीं होना चाहिए, बस 1 होगा तो ये एसिमेट्रिक सिमेट्रिक हो जाएगा, राइट, इसलिए दोनों सही हैं।
द थ्योरी सजेस्ट दैट द पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ डिटरमाइंड बाई फैक्टर एंडोमेंट, फैक्टर एंडोमेंट यानी कि हेक्सरोलिन की थ्योरी है, हेक्सरोलिन लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, व्हिच आर द फॉलोइंग, जैसे एडम स्मिथ जानते हैं कि एब्सोल्यूट थ्योरी है, माइकल पोर्टर की 5 फोर्स मॉडल है, डेविड रिकार्डो की कंपैरेटिव थ्योरी है, हेक्सरोलिन की एंडोमेंट थ्योरी है, जो पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, व्हिच आर द फॉलोइंग इनिशिएटिव नॉट ए स्ट्रेटजी ऑफ मैनेजिंग शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि ऑर्गेनाइजेशन में शॉर्टेज चल रहा है एम्प्लॉय का, तो कौन सा उपाय नहीं है, कैसे पूरा करें उसको, उपाय नहीं है। ऑफर इंसेंटिव टू पोस्टपोन रिटायरमेंट, तो मान लीजिए कोई 60 साल में रिटायर होने वाला है, कहेंगे नहीं भैया तुम 62 साल में रिटायर हो जाओ, तो भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, हो जाएगी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय बढ़ जाएंगे, ये भी सही है। अटेम्प्ट टू रिड्यूस टर्नओवर, टर्नओवर जो आने जाने के है उसको कम करेंगे, लोग क्यों हमारी कंपनी छोड़ रहे हैं उसको कम करिए, जो भी रीजन्स है, जो भी कॉजेज हैं, उस कॉजेज को हैंडल करिए, तो भी सही है। एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, देखिए एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग तो काम करने के लिए दे रहे हैं, उससे एम्प्लॉय के रहने रहने से क्या मतलब है। नेक्स्ट है हायर टेम्प्रोरी एम्प्लॉयज, तो टेम्प्रोरी हायर भी कर सकते हैं, ले भी सकते हैं, कहीं 10 दिन के लिए लेते हैं, आउटसोर्सिंग कर लेते हैं, 10 दिन के लिए कोई काम है, 20 दिन के लिए काम है, रख लेते हैं, तो ये भी, तो ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए करते हैं, ये ट्रेनिंग से कोई मतलब नहीं है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का, ओके, ये करंट काम को करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग द सैम्पलिंग थ्योरी इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ द स्टैटिकल मेजर्स बेस्ड ऑन द सैंपल यूनिट आर कॉल्ड वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सही है। इन द सैंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स द एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन एंड द यूनिट ऑफ द सैंपल आर डिफरेंट, नहीं, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए। जो पॉपुलेशन है और जो सैंपल है, पॉपुलेशन और जो सैंपल, दोनों की यूनिट इकाई बराबर होना चाहिए, किलोग्राम में, सेंटीमीटर में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में, जो भी लेंगे दोनों के बराबर ले लीजिए, जो इसमें लेंगे उसी को इसमें लेना है, तभी हम लोग कर पाएंगे। ऐसे थोड़े कि मान लीजिए पेड़ का पत्ता लिए हैं सेंटीमीटर में, सैंपल ले रहे हैं क्या कहते हैं कि इंच में, ऐसा तो होना नहीं है, दोनों की एक जगह से, इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक्स प्रोबेबिलिटी, नो, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ओके, जैसे कोटा सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये सब क्या है, इसको रेफरेंस सैम्पलिंग, इसको कहा जाता है रेफरेंस सैम्पलिंग भी कहा जाता है, रेफरेंस सैम्पलिंग तो भी वही होता है, ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, राइट। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ स्टैटिक रेगुलरिटी एंड द लॉ ऑफ रेशिया आर द मेन बेस ऑफ द सैंपल बिकम रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, तो ये बताया ही था लास्ट क्लास में देखे होंगे, तो ये भी सही है, तो ये और फर्स्ट दोनों सही हैं, और फर्स्ट और फोर्थ सही हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, लेकिन कई बार उसमें बता चुका हूँ, लेकिन आया है तो फिर भी मान लीजिए कोई नया देख रहा होगा तो उसको थोड़ा जरूरी है, लेकिन बताया हूँ मैं कई बार। देखिए लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी ये बताता है सैंपल सिलेक्शन, सैंपल सिलेक्शन, यदि किसी डाटा से सैंपल सेलेक्ट करेंगे तो वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंट करेगा, ये है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, राइट, कि ये कोई पॉपुलेशन है, ओके, इस पॉपुलेशन से सैंपल कोई लेंगे, सैंपल लेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो इसका रिप्रेजेंट करेगा ये। और लॉ ऑफ इनरेशिया लार्ज नंबर क्या बताता है, ये बताता है यदि जो पॉपुलेशन ये है, ये पॉपुलेशन है, जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही परिणाम अस्थायी होगा, क्या होगा, रिजल्ट अस्थायी होगा। जैसे मान लीजिए कि छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो हर घर में देखते हैं, जैसे मान लीजिए कढ़ाई है, इसमें पोटैटो की सब्जी बन रही है, ओके, पोटैटो, आलू की, चावल की इसलिए नहीं लिए कि चावल कुकर में बन रहा है, चेक नहीं कर सकते, कढ़ाई में ले लिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों का थ्योरी देखिए, ये बोला जा रहा है कि इससे यदि आप सैंपल लेंगे, मान लीजिए 2 बार निकालें कलछुल में और चेक किए पका था, ये बता रहा है कि लॉ ऑफ स्टैटिक रेगुलरिटी, जब निकालेंगे तो मान लीजिएगा कि पूरा पका हुआ है, अगर दोनों बार निकाले, दोनों बार पका निकला तो मान लीजिए कि पका है, ये रेगुलरिटी बताती है। और लार्ज नंबर बताता है कि देखिए अगर आपको शक हो जाए कि 2 बार निकाले हैं ना, हो सकता है कि दोनों नीचे से आ गया हो, मान लीजिए जो नीचे एकदम हो आँच पे लग रहा हो सकता है ज़्यादा गैस पे डायरेक्ट फ्लेम पे हो, वो पक गया हो, उसी में हो सकता है कि ऊपर वाला ना पका हो, तो अब क्या करेंगे, उसको चलाएंगे, फिर तीसरा निकालेंगे,
तीसरी बार आलू निकालेंगे वो भी पका है मान लीजिए, चलो ठीक है, अभी फिर शक हो गया कि नहीं नहीं जो पका वाला बस आ रहा है, बिना पका वाला एक भी नहीं आ रहा है, फिर चौथा बार निकालेंगे, फिर शक हो गया मान लीजिए, फिर पांचवा बार निकालेंगे। जितना बार निकालते जाएंगे उसकी संभावना अब ये है कि रिजल्ट लगभग अस्थायी है, रिजल्ट अब जो आ रहा है वही सही है एकदम। ये थ्योरी ये बताती है, राइट। जितना पॉपुलेशन से जितना ज़्यादा सैंपल लेंगे उतना ही परिणाम अस्थायी होने की संभावना है। परिणाम अस्थायी अस्थायी हो सकता है कि न पकने का भी, पकने का भी। मान लीजिए सब में न पका रहा हो तो जितना और करते जाएंगे न पकने की संभावना बढ़ता जाएगा, राइट। तो जितना ज़्यादा लेंगे उतना परिणाम निश्चित हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। ये क्या है, Which among the following is oldest लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब बताने को सकता नहीं, ये सब जुबानी याद रखे रहिए। ओके, जैसे कुछ चीज़ जानते रहिए, फिर भी बता दे रहा हूँ। जैसे कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, ऐसे समझिए कि इंटेलिजेंट लोगों के लिए है, और मोस्ट जिसमें डिसीजंस ज़्यादा ऐसे समझ सकते हैं डेमोक्रेटिक, मोस्ट डेमोक्रेटिक पूछा जाए तो ये कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन आंसर ही इसका ओल्डेस्ट है। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन किसका, FW टेलर वाला है। ओके, फंक्शन में डिवाइड करेंगे। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन किसका है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। और सॉरी, प्रोजेक्ट एक काम के लिए होता है। ओके, हम मैट्रिक्स बता रहे थे, मैट्रिक्स जो होता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का भाई होता है। जैसे मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, तो ये होता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्लस फंक्शनल, ये दोनों का एड है, राइट। तो ये थोड़ा जानते रहिए ताकि कभी आए तो सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट है असर्शन, परचेज डिसीजन आर नॉट बेस्ड ऑन द हाउ कस्टमर परसीव प्राइस बट ऑन द मार्केटर्स स्टेटेड प्राइस। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो परचेज का डिसीजन है क्रय करने का, वो कस्टमर कितना सोच रहा है ये जरूरी नहीं है, जरूरी है कि कितने में वस्तु मिल रही है ये जरूरी है, ये नहीं, दोनों जरूरी है। कस्टमर सोचे, परसीव प्राइस कितना सोचा है वो, और कितने की मिल रही है, दोनों का डिसीजन रखता है। जैसे आप जाएंगे तो पहले से नहीं सोचेंगे, जैसे घर के लोग बोलते हैं जो सस्ता मिलेगा लेते आना, कोई सब्जी जो ठीक ठाक हो, तो सस्ता में क्या होगा, तो दोनों सोच के जा रहा होगा ना कि आलू 20 रुपये से नीचे होगा सस्ता माना जाएगा, गोभी 20 रुपये की मिलेगी तो सस्ती मानी जाएगी, इसलिए उसको दोनों चीज़ें हैं तो इसलिए गलत हो जाएगा, राइट। कस्टमर में हैव ए लोअर प्राइस थ्रेशोल्ड बिलो प्राइस सिग्नल इन्फीरियर अनएक्सेप्टेबल क्वालिटी एंड अपर प्राइस थ्रेशोल्ड वेयर प्रोडक्ट अपीयर्स नॉट वर्थ मनी। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो यदि कस्टमर लोअर प्राइस पर है तो उसको सिग्नल की इन्फीरियर गुड्स है, ये सही है, राइट। अनएक्सेप्टेबल क्वालिटी है, अनएक्सेप्टेबल है जो सस्ती मिल रही है, लो क्वालिटी है तो सस्ती इन्फीरियर गुड्स है, जो महंगी होगी अच्छी चीज़ है, तो उसी बताया जाता है, ये सही है, राइट। कंज्यूमर नीड टू बी गिव लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सर्टेन ट्रेड प्रैक्टिसेज एंड बिजनेस मेथड, तो सही है, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देना पड़ता है, इसीलिए तो CP एक्ट बना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, 2019 कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2020। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन एज पर मार्केट फोर्सेस केविट इम्टर, क्रेता सावधान, इससे क्या है, क्रेता सावधान रूल बनाया गया है, लेकिन बताया गया है कि देखिए क्रेता हमेशा तुम क्रेता हो तो सावधान रहो परचेज करते समय, हमेशा रूल तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। इज नॉट इनफ ए परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट इज एन इकोनॉमिक ड्रीम एंड कंज्यूमर सॉवरेंटी इज ए मिथ, क्योंकि माना जा रहा है कि जो ड्रीम है कंज्यूमर की स्वायत्ता है वो मिथ है, ये सही है, राइट। तो दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the government agency responsible for the development and monitoring international trade in India? डिपार्टमेंटल ऑफ कॉमर्स, ये पहला पर ही सही हो जाएगा, डिपार्टमेंटल ऑफ कॉमर्स वाली ये उसी के लिए बने ही हैं, राइट। नेक्स्ट है पंक्चुअलिटी एंड टीम स्पिरिट एमंग एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ इनहेंसिंग प्रॉफिट्स अ बिजनेस बट दे नॉट अपीयर एज एन एसेट्स इन द बैलेंस शीट। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो पंक्चुअलिटी है, व्यक्ति अच्छा से काम कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट्स को बढ़ाता है, निश्चित रूप से बढ़ाता है, लेकिन वो बैलेंस शीट में कितना बढ़ा रहा है ये नहीं बताया जाता है। सही बात है, अगर आप बढ़िया काम करते हो, बहुत अच्छा काम किया, आपके कारण कंपनी के 10 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो आप कितना अच्छा काम किया, क्या बैलेंस शीट में दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, उसी बताया जाता है, सही है। ओके, बट नॉट अपीयर इन द एसेट्स इन द बैलेंस शीट की एसेट्स में नहीं दिखाया जाता है आप योगदान को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन
ऑफ ए बिजनेस, ये गलत है। डू नॉट, सॉरी, ये भी सही है। ओके, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इसका मतलब कहाँ रिफ्लेक्ट किया है, इसी घटना को रिफ्लेक्ट किया नहीं किया, कि बहुत अच्छा एम्प्लॉय था और एम्प्लॉय से योगदान से 10 करोड़ की प्रॉफिट हुआ, क्या आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको बता पा रहा है, नहीं बता पा रहा है, तो ये इसलिए दोनों सही है, राइट। नेक्स्ट है व्हेन आरबीआई रिड्यूस सीआरआर इज रिजल्ट, कैश रिजर्व रेशियो रिड्यूस हो जाएगी तो क्रेडिट बढ़ जाएगी। ओके, सिंपल, इसको मैं बता भी दे रहा हूँ, क्रेडिट बढ़ जाएगी तो इंक्रीज इन लैंडेबल रिसोर्सेज। ओके, जो लैंड उधार देने वाला है वो रिसोर्स आपके बढ़ जाएंगे क्योंकि कम हो गया है। ज़्यादा कम इस ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए पहले 1 करोड़ आपसे मांग रहा था कैश रिजर्व रेशियो में, अब मान लीजिए 1.5 करोड़ मिल, सॉरी 75 लाख मांग लिया, तो अब 25 लाख बचा, वो तो अब ज़्यादा लोन नहीं देंगे, तो इसीलिए इंक्रीज लैंडेबल रिसोर्सेज बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट है द कंपनी वाज कैरेक्टराइज बाई स्मॉल रीजनल सप्लायर्स हु सोल्ड गुड्स एंड लोकल बेसिस। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज ब्रांड गुड्स वेर सोल्ड ए नेशनल लेवल। देखिए नेशनल लेवल पर जब करते हैं, देखिए स्मॉल में करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन, ओके, और नेशनल लेवल पर करते हैं उसको कहा जाता है मास मार्केटिंग। ओके, कोई भी नेशनल लेवल पर स्ट्रेटजी यूज की जाए तो उसको मास मार्केटिंग, और लोकल लेवल पर जो की जाएगी लोकल बेसिस है ना, इसलिए फ्रेगमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट है ईरा ऑफ मार्केट डिफरेंस बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक सोशो इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल। ये डेमोग्राफी इस सेगमेंटेशन के पार्ट्स हैं, सेगमेंटेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्पेशली द एरिया ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन अलाउ मार्केटर्स टू कम्युनिटी विद इंडिविजुअल कंज्यूमर्स वेरी स्मॉल ग्रुप। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा हाइपर सेगमेंटेशन। ओके, उच्च सेगमेंटेशन यूज किया जा रहा है, तो ये है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट में क्या हो जाएगा इसका, लोकल बेसिक्स पे फ्रेगमेंटेशन, स्टैंडर्ड हो जाएगा मास मार्केटिंग, ये हो जाएगा डेमोग्राफी वाला सेगमेंटेशन, और टेक्नोलॉजी का एडवांस वाला हो जाएगा ये हाइपर सेगमेंटेशन। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ तक हम लोगों ने दिसंबर 2018 तक क्वेश्चन देखे, जो कि आप लोगों को निश्चित रूप से पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, अगर ना पसंद आया हो तो डिसलाइक कर दीजिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो है वो है, जो लाइक और डिसलाइक किस लिए बना है, इसलिए बना है कि जब पसंद आया तो लाइक करना है, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना है। ओके, तो इसलिए जो आपको समझ में वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लास समाप्त करते हैं, क्लास में बने रहिए, आगे कंटिन्यू रखेंगे, नेक्स्ट में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।